नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड्स। बवासीर और पाइल्स सामान्य भाषा में इसे कहा जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में हम हेमोराइड्स शब्द का उपयोग करते हैं। बवासीर होते क्या हैं, किन वजह से होते हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका क्या मेडिकल मैनेजमेंट है, वो हम सब आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमोराइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेमोराइड्स होते क्या है? वेरिकोसिटीज ऑफ द वेन्स ऑफ द एनल कैनाल आर नोन एज द हेमोराइड्स। जो वेरिकोसिटीज हो जाती है वेन्स की, जिसे हम हेमोराइड्स कहते हैं। पाइल्स में अकर एट एनी एज बट कॉमन टू बिलो द एज ऑफ 20 ईयर एक्सेप्ट पाइल्स सेकेंडरी टू वस्क्यूलर मालफॉर्मेशन विच में अकर्स इन द चिल्ड्रंस। पाइल्स किसी भी एज और सेक्स के व्यक्ति को हो सकता है, पर ये 20 साल से कम उम्र में कम ही देखने को मिलता है, एक्सेप्ट किन केसेस में जहाँ पे वस्क्यूलर मालफॉर्मेशन होता हो। तो इसके कारण क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट क्रोनिकली कॉन्स्टिपेटेड है तो उसे पाइल्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। एक और जो अगला कारण है वो है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशंस। अगर वो मोशन के दौरान बहुत ताकत लगानी होती है उसे, या स्ट्रेन करना होता फॉर डेफिकेशन, तो भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्रेगनेंसी के दौरान भी वेरिकोसिटीज़ मिलती है रेक्टल वेन्स की। ये होती है कंजेशन की वजह से। ओबेसिटी के केसेस में हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट जो ओबीज होते हैं उनमें पाइल्स या हेमोराइड्स की हिस्ट्री मिलती है। और ऐसे लोग जो कि फाइबर डाइट कम लेते हैं उन लोगों में भी हमें पाइल्स मिलता है। वेट लिफ्टिंग, जो कि जिमिंग का काम करते हैं, उन्हें भी जिमिंग करते हैं उन्हें भी पाइल्स हो सकते हैं। जो दूसरे अन्य कारण हैं उसमें इनलार्ज प्रोस्टेट एक कारण होता है, पेल्विक ट्यूमर हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, और प्रेसिंग ऑन द सुपीरियर रेक्टल वेन। ये सब क्या करते हैं कि जो सुपीरियर रेक्टल वेन होते हैं उसको प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से कंजेशन होता है और उसकी वजह से रेक्टल वेन में वेरिकोसिटीज़ आ जाती है। तो इनलार्ज प्रोस्टेट इनडायरेक्टली, पेल्विक ट्यूमर भी इनडायरेक्टली पाइल्स का कॉज है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, ये किन किन टाइप का होता है। तो इसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है एक्सटर्नल पाइल्स और दूसरा होता है इंटरनल पाइल्स। अगर हम एक्सटर्नल पाइल्स की बात करेंगे तो इसे एनाटॉमिकली हिल्टन लाइन के बिलो एंड अबो के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगर हिल्टन लाइन के बिलो है, नीचे हैं, तो वो एक्सटर्नल पाइल्स होंगे एंड कवर्ड विथ स्किन से कवर्ड होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स, और हिल्टन लाइन के बिलो होते हैं। अगर हम इंटरनल पाइल्स की बात करें तो हिल्टन लाइन के अबव होते हैं और कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये कवर होते हैं। जो इसकी कॉमन पोजीशन होती है इन द पेशेंट, इफ पेशेंट इन अ लिथोटॉमिक पोजीशन, तो 3, 7 एंड 11 o'clock पोजीशंस पे पाइल्स हमें फ्रिक्वेंटली मिलते हैं या कॉमन साइट होती है। AIPGT में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3, 7 एंड 11 पोजीशंस। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें हिल्टन लाइन दिखाई गई और एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स समझने के लिए बताए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरनल पाइल्स हैं वो हिल्टन लाइन के अबव होते हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं वो बिलो द हिल्टन लाइन है और ये स्किन के द्वारा कवर होते हैं। अगर हम आगे बात करें इंटरनल हेमोराइड्स, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल में भी दो प्रकार के, वस्क्यूलर एंड म्यूकोजल। अगर हम वस्क्यूलर की बात करें तो एक्सटेंसिव डायलिटेशंस ऑफ द टर्मिनल सुपीरियर हेमोराइडल वीनस प्लेक्सस। एक्सटेंसिव डायलिटेशन था किसका? सुपीरियर हेमोराइडल वीनस प्लेक्सस का। और ये जो कॉमनली पाया जाता है वो यंगर इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली इन द मेन। अगर हम म्यूकोजल हेमोराइड्स की बात करेंगे तो देयर इज अ स्लाइडिंग डाउन ऑफ द थिकेंड म्यूकस मेम्ब्रेन विच कंसील या हाइड द अंडरलाइंग वेन्स। तो यहाँ पे स्लाइडिंग हुई है म्यूकस मेम्ब्रेन की और वहाँ पे सुपीरियर हेमोराइडल वीनल प्लेक्सस का डायलिटेशन हुआ है। तो वस्क्यूलर एंड म्यूकोजल। इंटरनल हेमोराइड्स को 2 टाइप्स में इसको अगेन डिवाइड किया गया है। अगर हम इंटरनल हेमोराइड्स को प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हें अगेन डिवाइड किया गया फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। अगर हम फर्स्ट डिग्री पाइल्स, इंटरनल हेमोराइड्स या पाइल्स की बात करेंगे तो ये रिमेन इनसाइड द एनल कैनाल। फर्स्ट डिग्री वाले एनल कैनाल के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। अगर हम सेकंड डिग्री की बात करें तो ये प्रोलेप्स बाहर आ जाते हैं वाइल डेफिकेशन एंड स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, मतलब बाहर आ जाते हैं डेफिकेशन और फिर अपने आप अंदर चले जाते हैं, तो सेकंड डिग्री होंगे। अगर हम थर्ड डिग्री की बात करें तो ये प्रोलेप्स्ड ही रहते हैं और ये
रिक्वायर रिप्लेसमेंट, इन्हें ये अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, तो इसे थर्ड डिग्री कहते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री पाइल्स क्या होते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं उसमें पेन, ईचिंग, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इन एनल रीजन्स। स्वेलिंग भी होती है, ईचिंग भी होती है और दर्द भी होता है और साथ में ब्लीडिंग भी मिलती है हमको एक्सटर्नल पाइल्स में। अगर हम इंटरनल पाइल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पेन एंड इरिटेशन ज़्यादा होता है, और ये क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोट्रूजन, ये बाहर आ जाते हैं और ये यहाँ पे पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जबकि एक्सटर्नल पाइल्स में पेनफुल ब्लीडिंग होती है। अगर हम थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड्स की बात करेंगे, इफ ब्लड पुल्स इन द एक्सटर्नल हेमोराइड्स एंड फॉर्म ए क्लॉट, ब्लड निकला और उसने क्लॉट बना लिया, इट प्रोड्यूस सिवियर पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, हार्ट लम्प नियर योर एनस। क्या बना लेता है? इट प्रोड्यूस सिवियर पेन, सबसे ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट लम्प नियर योर एनस। तो ये थ्रोम्बस्ड हेमोराइड्स, और थ्रोम्बस्ड हेमोराइड्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये आप क्लिनिकली ध्यान रखिएगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल एंड थ्रोम्बस्ड हेमोराइड्स में क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डॉक्टर साहब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो विजुअल इंस्पेक्शन की देखते हैं कि कैसा है, एक्सटर्नल पाइल्स है या किस तरीके का है। फिर उसके बाद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होती है, प्रोक्टोस्कोपी होती है, सिग्माइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी के द्वारा डॉक्टर साहब इसको डायग्नोज करते हैं। इनकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप क्लिनिकल सर्जरी एस दास में जाके देख सकते हैं। अगर हम इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो पेशेंट को ऐसा क्या बताया जाए कि उसको पाइल्स अगर हैं तो उसे आराम मिले, और अगर नहीं है तो ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को ये कहना, जैसा कि हमने कॉज में देखा था कि जो लो फाइबर डाइट लेते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट को कहना है कि आप हाई फाइबर डाइट लीजिए। सिड्स बात क्या होती है? कुनकुने पानी में या गर्म कुनकुना जो पानी होता है उसमें बैठने के लिए पेशेंट को कहा जाता है, जिससे कि गर्म सेक मिलती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में सिड्स बात कहते हैं। अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, ये आपको पेशेंट को बताना है। और टेक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, 6 to 8 ग्लासेस पर डे हमें पेशेंट को पानी पीने के लिए बोलना है। और रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंट करे तो पाइल्स होने के चांसेस को कम किया जा सकता है या फिर उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और जैसे ही पेशेंट को अर्ज हो, मोशन को रोकना नहीं है, रोकने की वजह से भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अटेंड एज सुन एज यू फील अर्ज। अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन, स्ट्रेनिंग ना करें, जितना आराम से मोशन हो जाए उतना ही कर लें और चले जाएं। दूसरी बार है फिर चले जाएं, बट स्ट्रेन ना करें। अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग इन टॉयलेट, वही सेम स्ट्रेनिंग होगी, मोशन नहीं हो रहा तो अब लगातार बैठे हुए, और बैठने की वजह से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम आगे इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड थेरापेटिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सल्फर, नेक्सोमिकर, लाइको, एसिड नाइट्रिक आदि हम दवाइयाँ देते हैं, और थेरापेटिक में एलोज, एस्क्यूलेस, कोलिनसोनिया, एसिड म्यूर, हेमामेलिस, डोलिकस, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। अगर हम इनके डिटेल की बात करें तो कोलिनसोनिया वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ और डिफरेंट मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि एस्क्यूलेस, एलोज, कोलिनसोनिया, एसिड म्यूर में क्या डिफरेंस है, तो मेरा कोलिनसोनिया वाला और एलोज वाला और एस्क्यूलेस वाला लेक्चर ज़रूर देखें। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट आपको बता देता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो कोलिनसोनिया के साथ जो मैंने अपने में डिफ्रेंशिएट किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कोलिनसोनिया, तो कोलिनसोनिया में लिखा हुआ है क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, सेंसेशन एज इफ स्टिक्स, सेंट और ग्रेवल्स had lodged in the rectum। कोलिनसोनिया में स्पेसिफिक सेंसेशन है कि उसे ऐसा लगता है कि स्टिक्स, सेंट और ग्रेवल्स वहाँ पे लॉस्ड हो गए, कहाँ पे? रेक्टम में। और क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स, कोलिनसोनिया में क्रोनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। अगर हम एलोज की बात करेंगे तो हेमोराइड्स ब्लू लाइक अ ब्रंच ऑफ ग्रेप्स, constant bearing down in rectum, bleeding, sore, tender, hot, not relieved by cold water, intense itching, relieved by cold water। यहाँ पे एलोज में relieved by cold water लिखा हुआ। अगर हम एसिड म्यूर की बात करेंगे तो एसिड म्यूर में लिखा हुआ हेमोराइड swollen, blue, sensitive and painful to touch, appear suddenly in children, too sore to bear least touch। एसिड म्यूर थोड़ा सा भी टच नहीं होने देता, इवन कपड़े भी वो टच नहीं होने देता। इवन द शीट इज़ अनकम्फर्टेबल,
प्रोलेप्स वाइल यूरिनेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटरनल पाइल्स हैं। अगर हम आगे बात करेंगे एस्कुलस की, तो एस्कुलस में लिखा हुआ वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोराइड्स, रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट ऑफ फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक। यहाँ पे स्मॉल स्टिक लिखा हुआ है, कोलिन्सोनिया में स्टिक्स एंड सैंड एंड ग्रेवल लिखा हुआ है, और एलोज में लिखा हुआ ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अगर हम आगे बात करेंगे एलोज की, तो स्मॉल स्टिक नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, हेमोराइड्स ब्लाइंड पेनफुल बर्निंग पर्पलिश एंड रेयरली ब्लीडिंग। तो आपने देखा कि एलोज में एस्कुलस में रेयरली ब्लीडिंग पाइल्स हैं। अगर हम आगे सल्फर की बात करें, तो सल्फर में लिखा हुआ हेमोराइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विथ ऑइंटमेंट। अगर हम आगे और बात करें, अमोनम्यूर एक दवाई है जिसमें हेमोराइड्स के सिम्टम बहुत स्पेसिफिक दिए गए हैं। वह हेमोराइड्स सोर एंड स्मार्टनिंग विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन रेक्टम फॉर आवर आफ्टर स्टूल, स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया। क्या लिखा हुआ? सोर एंड स्मार्टिंग विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन रेक्टम फॉर आवर आफ्टर स्टूल, स्टूल के घंटों बाद तक जलन और दर्द और पेन बना रहता है। अगर हम आगे एक और दवाई जिसकी बात कर रहे हैं, वो है हेमोराइड्स प्रोलेप्स विथ एवरी स्टूल हैव टू बी रिप्लेस्ड। प्रोलेप्स विथ एवरी स्टूल, हर डेफिकेशन के साथ पाइल्स प्रोलेप्स्ड हो जाते हैं, तो ये इंटरनल पाइल्स हैं। शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम, एग्रावेशन फॉर आवर आफ्टर स्टूल, दर्द स्टूल के बाद ही होता है, और ये दवाई है इग्निशिया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एलोज, एस्कुलस, कोलिन्सोनिया, एसिडम्यूर, इग्निशिया, अमोनम्यूर, सल्फर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नक्सोमिकन, लाइकोन, एसिड नाइट्रिक भी है, तो ये सभी मैंने कोलिन्सोनिया वाले लेक्चर में दिया है। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको नरेट करके बताया है कि क्या क्या इसके क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा आज की हेमोराइड्स होते क्या हैं, इसके क्या कारण हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसका प्रिवेंटिव पार्ट क्या होता है, और उसका मेडिसिनल पार्ट जिसे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तौर पर जानते हैं कि इसके होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या होती है और किस तरीके से इनको क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसको किस तरीके से क्लिनिक में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद इसका मॉडर्न मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट होता है ये भी हम समझ लेते हैं, ताकि कुछ केसेस जिनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की या मॉडर्न मेडिसिन की ज़रूरत होती है उसमें हमें भेजना होता है, रेफ़र करना होता है, तो उसमें क्या क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो जो पहला होता है वो है मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट, वो लोग करते हैं जिसमें रबर बैंड लिगेशन करते हैं, इंजेक्शन जिसे हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, और कोगुलेशन बाय इंफ्रारेड लेज़र और बाइपोलर के द्वारा वो कोगुलेशन करते हैं। रबर बैंड लाइगेशन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि 1 or 2 टीनी रबर बैंड्स अराउंड द बेस ऑफ इंटरनल हेमोराइड्स टू कट ऑफ इट्स सर्कुलेशन। बैंड लगा दिया जाता है रबर बैंड, जिसकी वजह से इसका सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाता है और धीरे धीरे जो हेमोराइड्स होते हैं वो सूख के गिर जाते हैं। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी में भी यही केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद कि वो श्रिंक होकर फॉल ऑफ हो जाते हैं। कोगुलेशन में भी सेम प्रोसेस होती है, बट वो इंफ्रारेड लेज़र के द्वारा होता है। अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें हेमोराइड्स का सर्जिकली रिमूव कर दिया, जैसे हेमोरेक्टमी कहते हैं, और हेमोराइडल स्टेपलिंग एक नई टेक्निक आया है जिसमें कि दिस प्रोसीजर कॉल्ड स्टेपल्ड हेमोराइड पैक्सी blocks blood flow to the hemorrhoid tissue. It is typically used only for internal hemorrhoids. जो हेमोराइडल स्टेपलिंग होती है वो इंटरनल हेमोराइड्स के केस में हम करते हैं, जिसमें कि हेमोराइडो जो पैक्सी होती है उसे स्टेपल्ड कर दिया जाता है। अगर हम हेमोराइडल रिमूवल की बात करें तो रिमूव एक्सेसिव टिश्यू दैट कॉज ब्लीडिंग, हेमोराइडेक्टमी इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड कंप्लीट वे टू ट्रीट सिवियर और रिकरिंग हेमोराइड्स। सिवियर और रिकरिंग हेमोराइड्स के केसेस में सर्जिकली हेमोराइडल मास या टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है, जिसे हम हेमोराइडेक्टमी कहते हैं। तो दोस्तों आपने आज देखा हेमोराइड्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस वजह से होते हैं, और उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट क्या होता है, और मॉडर्न मेडिसिन में हम इसका क्या ट्रीटमेंट होता है ये देखा हमने। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।